गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज आपकी पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसमें खास क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं हर बार की तरह कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपके 11 जो सिलेबस में चैप्टर हैं उनकी सारी वीडियो बन चुकी है और मैं डाल भी चुका हूँ, अपलोडेड हो चुकी हैं। यही नहीं, ये सारी वीडियो सारांश है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स आपको इन वीडियो के माध्यम से मिलते हैं और मिलेंगे भी। और साथ में हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है, उसे उन्हीं वीडियो मैंने पूछा भी है। इसके अतिरिक्त भी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, वो भी अपलोडेड हैं। यही नहीं, आपके मैप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बड़े इजी तरीके से, इजी मेथड से, बहुत आसानी से आप घर बैठे ही कर सकते हैं, वो वीडियो भी डाल चुका हूं। आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड वो भी पढ़ चुके हैं। तो आपको इसी एक चैनल में सारी चीज़ें जो है वो घर बैठे मिलेंगी। तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में और भी वीडियो आप तक पहुंचने वाली है जो बताएंगे कि इतिहास में अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आपका 11वां लेसन आधुनिकरण के रास्ते, 5वें अंतिम वीडियो जो है आप तक पहुंचने वाली है। इससे पहले 4 वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। जो चौथी वीडियो है उसका टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन आज इस वीडियो में हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, ये करेंगे माओ त्से तुंग, ठीक है, जो निर्माता हैं चाइना के, चीन के बनने के, और उन्होंने क्या सुधार किया अपने समय में, वो चर्चा करेंगे। समाजवाद क्या है, साम्यवाद तो हमने किया था, लेकिन समाजवाद क्या है वो भी जान पाएंगे हम। समाजवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है और उनके गुण और दोष क्या है, ये आज के विषय रहेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। भाग नंबर 4 या मतलब वीडियो चौथी अगर आपने ध्यान से समझी है, सुनी है, तो आसानी से आप इनके उत्तर दे पाएंगे। 1905 ईस्वी में डॉक्टर sun yat-sen, जिन्हें आधुनिक चीन के जो है संस्थापक कहा जाता है, उन्होंने डैश नामक दल की स्थापना की थी। कौन सा दल था, बिल्कुल ठीक कहा, वो था तुंगमिंग हुई। दूसरा, 1912 ईस्वी में तुंगमिंग हुई तथा चीन के अन्य दलों को मिलाकर एक नया राष्ट्रीय दल जो स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था, कुओमिंतांग, बिल्कुल सही कहा, कुओमिंतांग दल। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से कब तक लड़ा गया था, 1919 ईस्वी तक। और इस युद्ध में जापान ने डैश का साथ दिया था। 2 तरह की शक्तियां थी, एक थी धुरी शक्ति और मित्र राष्ट्र। तो भाई जापान ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। मित्र राष्ट्र में कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और उधर से रसिया। आगे चलते हैं। चौथा, 1919 ईस्वी में वर्षाए डैश में हुए शांति सम्मेलन। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसकी जो संधि हुई थी वो कहाँ हुई थी, यहाँ आपको भरना है। वो किसी देश की राजधानी का नाम है, वो है पेरिस। किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पर शांति सम्मेलन हुआ था, लेकिन चीन को यहाँ से भारी निराशा मिली थी। 5वां, 4 मई 1919 ईस्वी में डैश से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने पीकिंग, जो बीजिंग जो उसकी राजधानी है, जो आज बीजिंग बोलते हैं, डैश चौक में एक भारी प्रदर्शन किया था। याद कीजिए कितनी संख्या में लोग जो जुटे थे, 3000 शिक्षक और अध्यापक। और वो चौक मैंने कहा था ना, बड़े अच्छे से याद रखना, इस चौक का नाम क्या था, चौक का नाम था तियानमेन। याद रखना, मैंने कल सियानमेन लिखा होगा, आपने उसको बदल के करना है तियानमेन चौक। एक भारी प्रदर्शन जो है किया था, जिसे 4 मई का आंदोलन कहा जाता है, और ये बड़ा प्रेरणादायक था 1949 ईस्वी की क्रांति का। फिर आता है नंबर 6, जापान ने एक डैश ईस्वी में चीन पर आक्रमण किया था। कब किया था भाई, 1937 में जो है चीन पर आक्रमण किया था। फिर 7वां आता है 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी को डैश से डैश तक 6000 मील की लंबी यात्रा, लॉन्ग मार्च, याद रह गया ना, कहां से कहां तक यात्रा थी, बिल्कुल सही कहा, क्यांगसी से लेकर सांगसी तक। 8वां ये रहा, इस लंबी यात्रा में डैश सैनिक रास्ते में मृत्यु का ग्रास हो गए थे। 1 लाख में से 80,000 जो है वो मौत के ग्रास में चले गए थे। डैश दिनों की लंबी यात्रा, कितने दिन में यात्रा तय की गई थी, 370, बिल्कुल सही कहा। 20 अक्टूबर 1935 को माओ त्से तुंग कितने सैनिकों के साथ सांगसी पहुंचे थे, केवल मात्र 20,000, 1 लाख में से 20,000 सैनिक जो है बचे थे। और अंतिम है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक जो चला था, वो था
1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक लड़ा गया। और इस युद्ध में जापान ने अब मित्र राष्ट्रों का साथ नहीं दिया, किसका दिया? धुरी शक्तियों का। और धुरी शक्तियां कौन थी उस समय? धुरी शक्तियां कौन थी? याद कीजिए, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे देश। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स। जो सबसे पहला आता है वो माओ त्से तुंग, जो आधुनिक चीन के निर्माता इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने चीन का निर्माण किया। ठीक है, कैसे किया वो आगे हम सफलता उनके बारे में पढ़ेंगे। किसानों और श्रमिकों के प्रबल समर्थक थे, और इसलिए जो है जो किसान और जो श्रमिक थे वो उनके साथ थे, उनके ऊपर जान जो है छिड़कते थे। तो महात्मा गांधी का अगर भारतवर्ष में अगर बढ़ चढ़ कर राजनीति में वो आगे आए, माना जाता है कि गांधी जी जो है वकालत में ज़्यादा अच्छा नहीं कमा पाए, लेकिन राजनीति में बहुत अच्छा कमा पाए। क्यों? क्योंकि वो ठीक भारतवर्ष में भी वो किसानों और मजदूरों के जो समर्थक थे, और इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। तो वैसे ही जो है माओ त्से तुंग को भी किसने समर्थित किया? किसानों और श्रमिकों ने। याद रखना है। अब माओ के जीवन के ऊपर किसके ऊपर प्रभाव था? देखिए, पहले लोग जीवनियाँ पढ़ते थे, जो महान लोग हुए हैं उनके बारे में पढ़ते थे। तो इन्होंने जिनको पढ़ा था, जो देखा था, तो वो था वाशिंगटन, जो प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के हुए, रूसो और नेपोलियन। नेपोलियन आपको ना, वो नेपोलियन पढ़ा है आपने, फ्रांस का जो महान विजेता जो संसार को जीतने निकला था। तो इनकी गाथा पढ़ के बहुत ही प्रभावित हुआ थे। तो जो है माओ त्से तुंग के ऊपर जो इन लोगों का, हमारे समय में हम पिक्चर्स खरीदते थे। मैं अपने पिताजी का बताता हूँ। मैं कुछ खरीदने लगा तो उन्होंने बोला, बेटा ये क्या खरीदना है? ये खरीदो, चंद्रशेखर आज़ाद को खरीदो, भगत सिंह को, उनकी पिक्चर्स लो, उनको लगाओ अपने कमरे में, है ना। तो ये प्रभावित करती हैं। तो भी क्या था कि जो है इसने बचपन में जो है अकाल का समय जो देखा था, जिसमें जो है जनता, भूख से मरती हुई जनता को इसने देखा था, और वो चाहता था कि आने वाले समय में वो कुछ अपने देश के लोगों के लिए करे। 1917 ईस्वी क्रांति को उसने देखा था। 1917 में रूस में क्रांति हुई, तो लेनिन वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस विचारधारा को जो है लेकर जो क्रांति करी। कब? 1917 ईस्वी में। और जार का जो शासन था रसिया में, उसे उखाड़ फेंका, और इस प्रकार से पहली साम्यवादी सरकार रूस में बनी थी 1917 ईस्वी। तो उससे भी गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, ऐसा कुछ करना चाहते थे। तो इस प्रकार से अब उनकी तरह ही वो उग्र क्रांतिकारी बन गए। उग्र क्रांतिकारी जैसे भारतवर्ष में करेंगे, तो उग्र क्रांतिकारी कौन थे? जो चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोग जो थे, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया? लाल सेना, उनको पता कि सेना बनाना पड़ेगी भाई, कुछ क्रांति घटनी है तो लाल सेना का गठन उन्होंने किया। 1930 ईस्वी में किसानों और मजदूरों का वो सभापति बन गए, और भूमिगत होकर काम करने लगा। क्यों भूमिगत होके? क्योंकि भैया जो सरकार थी, उन्होंने उसके ऊपर $25 लाख का इनाम रख दिया था, $25 लाख का कि। और वो सरकार के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बताया ना आपको, पहले भी बताया। कौन थे? नाम याद रखिए। हमेशा जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ, उनको जो है वो पूरी तरह से चियांग काई शेक, लिखा भी है चियांग काई शेक। उन्होंने $25 लाख का नाम रखा था, क्योंकि उनको डर था, क्योंकि यही व्यक्ति था जो उनको बाहर खदेड़ सकता था, सरकार से बाहर का रास्ता दिखा सकता था। इसलिए उन्होंने $25 लाख का उनके ऊपर इनाम रख दिया गया। आपको याद होगा 1934 में क्या हुआ? अब 1934 में जो है चियांग काई शेक को पता लगा कि वो कियांगसी में है, घेराव कर लिया गया। वो घेराव को तोड़ के निकल गए, योग्य थे, और अपने उस घेराव को तोड़ के 1935 में कहाँ पहुँच गए? सांगसी पहुँच गए, जहाँ से उन्होंने अपना शासन, अपना जो है वो अपनी लाल सेना को बढ़ाते चले गए। हालांकि 1 लाख से 20,000 सेना बची थी, लेकिन वो बचे हुए लोगों से ही, क्योंकि वो जो बचे हुए लोग थे, उनमें उत्साह की कमी नहीं थी, उनमें योद्धा की कमी नहीं थी, उन्हीं को लेकर उसको आगे बढ़े। और वैसे भी कहा कि समर्थक जो उनके थे, किसान और जो मजदूर थे, वो लगातार जो है उनका साथ दे रहे थे, और उनकी लाल सेना में ज्वाइन भी कर रहे थे। इस प्रकार से उनकी शक्ति बढ़ती गई, और बाद में क्या हुआ? 1949 ईस्वी क्रांति हुई, और इस प्रकार वो सफल क्रांति हुई। और फिर जिसने इनाम रखा था चियांग काई शेक, भागकर कहाँ जाना पड़ा? फार्मोसा द्वीप। याद रखा ना, फार्मोसा द्वीप, जिसे आज क्या कहते हैं? ताइवान कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से 1949 की क्रांति। 1949 ईस्वी में माओ त्से तुंग चीनी गणराज्य के जो अध्यक्ष बन गए, केवल फार्मोसा को छोड़कर, है ना, ताइवान जो जगह को छोड़कर। 1976 ईस्वी तक इस पद पर वो बने रहे। अब 49 से लेकर 76 तक उन्होंने जो शासन किया, राष्ट्रपति रहे, उस समय उन्होंने क्या क्या किया वो यहाँ पर है।
पहला कार्य कि उन्होंने राजनीतिक एकता की स्थापना, जो सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, भाषाएं डिफरेंट है वहाँ पर, उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया, राजनीतिक एकता स्थापित। राजनीतिक एकता क्या होता है कि इस तरह का कानून बनाए जो सबके लिए बराबर थे, समानता के। तो इससे लोगों ने इस समानता का एहसास हुआ और लोग जो है एकता के सूत्र में जो है वो बंध गए। तो इस प्रकार से प्रबल समर्थक जो है वो इस सरकार के बन गए। तो शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई, पहला कार्य। दूसरा, 1954 ईस्वी का संविधान, एक नया संविधान जो है बनाया गया, चीन में एक लिखित संविधान बनाया गया। 20 सितंबर 1954 ईस्वी को इसे लागू किया गया। इस संविधान के 4 अध्याय थे और 106 धाराएं थी, याद रखना। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जिसका नाम है, ये संसद का नाम है, जैसे हमारी संसद का नाम लोकसभा है ना, ठीक उसी प्रकार से इनकी जो संसद केवल एक ही है केंद्रीय, उसे कहते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इसे राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था जो घोषित कर दिया गया, और उस समय इसकी जो सदस्य संख्या थी वो थी 1200, याद रखना, 1200 सदस्य जो है उस समय थे। और अब जाके मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये संस्था वाला जो है वो देश बन गया, जहाँ पर लगभग जो 2000 के करीब जो है वो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका जो अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष बुलाया जाता है। अध्यक्ष को देश का राष्ट्राध्यक्ष, इसको राष्ट्राध्यक्ष कहते थे, अध्यक्ष नहीं कहते थे, राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। और राष्ट्राध्यक्ष कौन बन गए? अब माओ त्से तुंग बन गए 49 में, और इस पर 54 में राष्ट्राध्यक्ष। क्लियर हो गया? जब संविधान लागू हुआ तभी जो है राष्ट्राध्यक्ष का पद भी जो है वो बनाया गया और इस पे खुद वो आसीन हुए। तो साम्यवादी दल को सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त, सबसे बड़ा दल जो है किसे माना गया? वो था साम्यवादी दल, सर्वोच्च दल। और अब ये स्थिति हो गई कि केवल एक ही दल वहां पर बचा है और किसी को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं स्वीकृत किया जाता है। तीसरा आता है आर्थिक प्रगति। 1950 ईस्वी में जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना भी कर दी गई। सबसे बड़ा बैंक जो स्थापित हो गया 1950 ईस्वी में चाइना का। और इस बैंक की स्थापना के साथ साथ और क्या काम हुआ? विदेशी जो पूंजी थी और उनके द्वारा स्थापित कारखाने थे, उन पर भी नियंत्रण जो है सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। विदेशी भागे थे ना, चले गए थे, उनकी जो भी थी पूंजी वो सारा उस पर नियंत्रण सरकार ने ले लिया। पूंजीवाद का अंत कर दिया। पूंजीवाद का अंत, उस जो व्यवस्था स्थापित कर रखी थी उस समय वो थी पूंजीवाद, कि कोई भी कारखाना लगाए और सारा पैसा जो उसी मालिक का होगा, ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब क्या था? छोटे छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया गया, घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया गया, ताकि लोग, हर व्यक्ति जो है विकसित हो, समृद्ध हो, उसके पास काम करने का। इसलिए तो साम्यवादी सरकार ये तो कहती है कि सभी के लिए काम हो, व्यक्ति विशेष को जो है ज्यादा प्रमुखता दी जाती है, ना कि राज्य को। तो रूस की सरकार से सहायता ली गई इस काम के लिए कि उद्योगों को संरक्षण दिया गया, छोटे छोटे उद्योग बनाए गए और उद्योग स्थापित करने के लिए पैसा चाहिए तो रूस की सहायता ली गई। 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना चाइना में शुरू हुई 1953 ईस्वी में। तो सामंती जो व्यवस्था था उसका अंत कर दिया गया और किसानों को भूमि जो है का मालिक बना दिया गया था। ये कार्य किया आर्थिक प्रगति के। चौथा आता है लंबी छलांग वाला आंदोलन। ये भी 3 नंबर के लिए अलग से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 1958 ईस्वी में ये चला था और इसका उद्देश्य था चीन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना। क्या इसका उद्देश्य क्या था? चीन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्रता लाना, जल्दी करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीन में एक कम्यून की व्यवस्था की गई। 1958 में क्या किया? कम्यून्स बनाए गए। और इस कम्यून्स में क्या होते थे? बहुत सारे खेत होते थे और वहीं पर कारखाना भी होता था उससे संबंधित, है ना। अगर गेहूं उत्पादन किया, खेतों में गेहूं उत्पादन किया जा रहा तो वहीं पर चक्की का काम जो कारखाने के बना दिए गए। तो ऐसे कम्यून, लेकिन मैक्सिमम जो कम्यून स्थापित किए गए थे वो था लोहे का उत्पादन, इस्पात का उत्पादन करना, अच्छा इस्पात का उत्पादन करना, ताकि उसकी विश्व को जो है हम डिमांड जो है आ सके और दे सके। मतलब हम जो है एक बड़े औद्योगिकरण की तरफ बढ़ें, अच्छा इस्पात बनाएं और उसकी मांग दुनिया के देश करें, हम उसको बेचें, क्योंकि वहाँ कमी नहीं है लोहे की, कच्चा लोहे की कमी नहीं थी। तो ऐसा कुछ करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? ये सारा फेल हो गया सिस्टम, क्योंकि वहाँ से बना हुआ जो इस्पात था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं, नीमन क्वालिटी का था, इसलिए जो है ये फेल हो गया। दूसरा, धन की व्यवस्था नहीं हो सकी, क्योंकि रूस ने भी कुछ समय के पश्चात अपने हाथ पीछे ले ली और इस प्रकार से धन का भी उनके पास अभाव था। और इस कारण जो लंबी छलांग वाला आंदोलन था, जिसे कम्यून की स्थापना करने से प्रारंभ हुआ था 1958 ईस्वी में, वो 49 में जाकर जो है आंदोलन बंद करना पड़ा, वापस लेना पड़ा।
पांचवा आता है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार में सबसे पहले स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों को जो स्थापित किया गया, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य, याद रखना, प्रारंभिक शिक्षा थी उसे अनिवार्य कर दिया गया, और तकनीकी शिक्षा के ऊपर बल दिया गया, क्योंकि ये तकनीकी शिक्षा जिसने जापान को आज आधुनिक देश में या विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, और वैसे ही चीन को। महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति ये कब हुई? 1966 ईस्वी में। क्यों हुई? 1949 में जब जो है साम्यवादी सरकार जो है बनी, तो माओ त्से तुंग चाहते थे कि जो है एकता के सूत्र में जो है बन जाए, एक मतलब ऐसा नहीं कि आपस में लड़ते रहे लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए उन्हें जनता से अपील करी कि क्या कहा उन्होंने कि प्रत्येक चीनी कड़ी मेहनत अगर करेगा तो शीघ्र ही जो हमारा देश है वो विश्व के महान देशों में माना जाएगा। ये बड़ी अच्छी अपील करी और ऐसा संभव था, लेकिन उनके बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी थी, जो उनकी भाषा थी, उनकी संस्कृति, उनका धर्म था, वो आड़े आ रहा था। मतलब पुराने जो रीति रिवाज थे, रूढ़िवादिता आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 1966 इसमें सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति लाई। सांस्कृतिक क्रांति क्या थी? वो थी कि उन्होंने क्या किया, रेड गार्ड नियुक्त किया, लाल रक्षक सेना जो है गठन की, जिसमें छात्रों और सैनिकों को भर्ती किया, और इन्हीं के बदौलत उन्होंने क्या किया, जो भी रूढ़िवादी लोग थे, पुरानी बातों से वो तंग कर रहे थे नई सरकार को, वो चाहते थे भाई सुधर जाओ, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। उनको सबक सिखाया, कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस प्रकार से माओ विरोधियों को निर्ममता पूर्वक जो है दमन कर दिया, जो माओ के खिलाफ जा रहे थे, सरकार के खिलाफ जा रहे थे, उनको खत्म कर दिया, दमन कर दिया गया। तो चीन की अर्थव्यवस्था को इसको गहरा आघात लगा, लेकिन ये संपूर्ण चीन में अराजकता जो है फैल गई। लेकिन ये व्यवस्था थी 1976 ईस्वी तक, जबकि उनकी मृत्यु हुई तब तक ये व्यवस्था चलती रही। तो माओ अंतिम क्षण में 1966 के बाद जो है लोगों के बीच में ज़्यादा जो है वो लोकप्रिय नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सर्वहारा संस्कृति क्रांति को अपनाया था, जो सही नहीं थी। चलिए, अन्य आंदोलन, तंगस, जो अगले जो राष्ट्रपति बने, राष्ट्राध्यक्ष बने थे, उनका नाम था तंग सियाओफिंग। याद रखना, तंग सियाओफिंग। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, देखा कि भाई ये जो क्रांति थी, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, ये कारण जो ये सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इनको बंद कर दिया, क्योंकि इससे अलोकप्रिय हो जाएंगे थे, क्योंकि लोग उसको ऐसा नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए उन्होंने इस क्रांति को ही बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को सुधारने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, लोगों ने फिर से जो 4 मई वाला आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से उनके विरुद्ध जो है 1989 में जो है फिर से जो है 17वीं वर्षगांठ थी, 4 मई का ही दिन था, लेकिन 1989 में 90 में ये जो है फिर से एकत्रित हुए। कहाँ, कौन सा चौक था वो? तियानमेन चौक। यहाँ पर एकत्रित हुए और सरकार के विरोध में लोग जो है खड़े हुए, खासतौर पर छात्र। 5000 छात्र जो है मृत्यु हो गई जब निर्ममता पूर्वक उनको कुचला गया, सेना को भेजा गया, मारा गया। तो 5000 छात्र मरे और 10,000 से ज़्यादा जो है वो घायल भी हो गए। और इस प्रकार से अब सरकार मजबूर, क्योंकि इसकी आलोचना पूरे विश्व में हुई और सरकार को जो है अब मानना पड़ा, लोगों जो कह रहे थे सुधारों के लिए वो बातें मानना पड़ी। और यही कारण था कि चाइना उस समय जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। तो इसके बाद जो लगातार प्रोग्रेस जो है करता रहा, क्योंकि उसको लगा अब कि अब अगर देश को आगे तरफ ले जाना तो आधुनिकता को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आता है दूसरा, वो है समाजवाद। समझ लेना, बड़ी जल्दी इसको करने वाला हूँ, समझ लें एक बार इसकी विशेषताओं को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समाजवाद की जो धारणा लेकर आए थे कार्ल मार्क्स लेकर आए, ये जर्मनी के थे, याद है, जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने क्या कहा कि समाजवाद किसी भी समाज में आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समाज किसको कहा उसने, राज्य का अधिकार होता है। क्या बोला उन्होंने कि जितना भी देश के ऊपर जो कमाई के साधन है उनके ऊपर सरकार का जो है वो सरकार का अधिकार होना चाहिए, ना कि व्यक्ति का। जबकि अगर भारतवर्ष में देखें तो यहाँ व्यक्तिगत जो है भी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई, वो टैक्स तो देती हैं लेकिन अधिक मुनाफा वही कमा रहे हैं। लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि वो राज्य का अधिकार, जो भी मुनाफा होता है राज्य का मुनाफा होता है, और राज्य उसको जो है समान वितरित करता है, समान वितरित नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर वितरित करता है लोगों में, उसे समाजवाद कहा गया। ठीक है, अगर मेरे में योग्यता है टीचर बनने की, तो मुझे टीचर बनने के लिए जो भी निश्चित है, जो बंधा हुआ
कि टीचर के लिए मान लिया गया कि इतना ही उनको दिया जाएगा तो वो मुझे मिलता रहेगा, सफाई कर्मचारी को उतना मिलेगा जितना उनको निश्चित किया गया है, लेकिन राज्य की सरकार को बांटा जाएगा। ऐसा नहीं कि उस मील का या उस जो कंपनियां स्थापित है वो किसी व्यक्ति की होंगी, किसी ग्रुप समूह की होंगी, पूंजीवादी की होंगी। तो पूंजीवादी व्यवस्था खत्म और पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर अधिकार किसका है? सरकार का है, राज्य का है। क्लियर है? वही उसके मालिक होंगे। क्लियर हो गया? इस व्यवस्था को कहा गया समाजवाद। अब आता है समाजवाद की मुख्य विशेषताएं, जो बता दिया उसी की विशेषताएं एक एक करके पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन सभी आर्थिक क्रियाएं चलती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या हुआ? एक उदाहरण मैं दे देता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे जो है BSNL जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर आप एयरटेल कहेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, वो एक प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, उसका मुनाफा प्राइवेट एजेंसी ही उठाएगी, लेकिन जो सार्वजनिक एजेंसी है BSNL का, वो देश की संपत्ति होगी। तो इस प्रकार से क्या कहा गया कि पहली विशेषता क्या है इसकी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन ही सारे कार्य होंगे, कोई भी जो है प्राइवेट एजेंसियां नहीं होंगी। क्लियर हो गया? दूसरा, केंद्रीय योजना आयोग जो है गठित होगा या गठित किया गया और उसके अधीन जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। क्लियर है? कौन करेगा? योजना कौन बनाएगा? केंद्रीय योजना आयोग बनाएगा, उसी के अनुसार कार्य होगा। सरकारी नियंत्रण में ही वस्तुओं का उत्पादन होगा, कोई इंडिविजुअल प्रतियोगिता का प्रश्न नहीं। प्रतियोगिता कहां से होगी? अप्रतियोगिता कहां होती? जहां पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित होती, जहां पर जो है पैसे के ऊपर व्यक्तिगत भी अधिकार होता है। मैंने अपनी मिल लगा दी आटा पीसने की, और कोई दूसरा भी लगा सकता है। किसी ने अगर पेट्रोल होगा दूसरा भी खोल सकता है। तो वहां पे क्या होता है? प्रतियोगिता होती है, लेकिन यहां पर सारा ही नियंत्रण सरकार को होता है, तो इसीलिए प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। तो तीसरी इसकी विशेषता हुई। चौथा हो गया मालिक तथा मजदूर। ऐसा कोई नहीं होता है। मालिक कौन है? सरकार है। तो ना मालिक है, ना मजदूर है, धनी है ना निर्धन है। तो इस प्रकार के जो वर्ग है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई? सरकार जो है आय को जो है वितरित करती है समान तौर पर से लोगों को, सभी के पास रोजगार होता है। फिर पांचवा, योग्यता अनुसार व्यक्तियों को कार्य दिए जाते हैं। योग्यता अनुसार, जिसमें जो योग्यता है उसी योग्यता, और उसी योग्यता के आधार पर उनको कम या अधिक वेतन भी दिया जाता है। ये पांचवी की विशेषता। निजी लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। निजी लाभ किसी का नहीं होगा। लाभ किसका होगा? वो देश का ही होगा। ठीक है? सातवां है सरकार का विनियोग, उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत स्तर, जो भी कीमतें तय करनी है, उपभोग करना, वो सारा नियंत्रण सरकार का ही रहेगा। कितना किसको देना है वो सरकार, टोटल सारा नियंत्रण। अब आता है, जब ये पढ़ लिया तो गुण और दोष अपने आप आपको आ जाएंगे। गुण पहला क्या हुआ इसका कि आर्थिक विषमताएं नहीं होंगी। आर्थिक कोई गरीब अमीर ऐसा नहीं होगा। ठीक है? मालिक मजदूर खत्म। दूसरा, साधनों का ठीक ढंग से उपयोग। जितने भी साधन है उनका सही तरह से इस्तेमाल होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई छूट नहीं है। आपको सरकार ने अगर कोई चीज आपको दी है, आपको कोई स्कूल दिया, उस स्कूल में आपको बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा। कोई आपके पास ऐसा नहीं कि मेरी चॉइस है कि मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा किसी और। वही तो साधनों का ठीक ढंग से उपयोग होगा। आर्थिक उतार चढ़ाव से छुटकारा। कोई ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यार ये अमीर हो गया, मैं गरीब रह गया, इससे छुटकारा मिल गया। उत्पादन के साधन के ऊपर कौन मालिक है? सरकार है। शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर, सभी को अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने। ऐसा नहीं था कि तुम घर बैठ जाओ, नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, सरकार के आदेश है। रोजगार भी सबको करना पड़ेगा, कार्य भी सबको करना, तो समान अवसर सबको मिले। ऐसा नहीं था, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई इसको ये क्यों मिल गया, इसको मुझे क्यों, क्योंकि योग्यता के आधार पर ही पद भी दिए गए। कार्यों का उद्देश्य सामाजिक भलाई की सीधी सी बात है कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम, जो भी हमें कार्य दिया गया हमारी योग्यता के आधार पर, वो किस लिए किया जा रहा है? समाज की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए नहीं कि मैं अमीर बनूं, किसी दूसरे गरीब के पैसे खाऊं और फिर अपने बच्चों को जो अमीर बनाऊं, इसलिए नहीं। उद्देश्य क्या है? सामाजिक भलाई। छठा है सभी को कार्य करना पड़ता था। सभी को कार्य, घर में नहीं बैठ सकता था, इसलिए किसी का शोषण भी नहीं होता था। शोषण क्यों होगा भाई? क्योंकि व्यक्तिगत आय का जो है प्रबंध तो है नहीं। शोषण कहाँ शुरू होता है? जब जो है बड़े बड़े चीज़ों का, बड़े जो जिसमें जो आपका पूंजीपति वर्ग है, वो शोषण का जो है प्रारंभ पूंजीपति से होता है। जब पूंजीपति ही खत्म हो गए, जब आय के जो साधन है उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, तो भाई शोषण क्यों करेगी सरकार? जो सबके साथ बराबर का
व्यवहार करेगी। और सातवां आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य वो बहुत शीघ्र होते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में जो कार्य है वो शीघ्र होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जो कार्य धीरे होते हैं। कई बार ऐसे कार्य भी होते हैं जो बड़े देर बाद होते हैं, उनमें रुचि ही नहीं दिखाते हैं, क्या रे यही नहीं करे क्योंकि इसका उत्पादन, इसकी मांग नहीं है तो क्यों हम इसको ज़्यादा। लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि जिस चीज़ को बना दिया, मान लीजिए एक तरह का टीवी वो बना रहे हैं, अब यहाँ तो वैरायटीज़ है आपके पास, कोई कौन सी कंपनी का, कोई कौन सी, यहाँ कंपनी खत्म नहीं, यहाँ देश की अपनी कंपनी और वही आपको लेना पड़ेगा। तो भैया वो कार्य बना, शीघ्र काम होगा, फटाफट करके बनाओ और दो उनको, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मांग होगी तभी होगा। अब यहाँ तो मांग के ऊपर निर्भर कर देगा कार्य कौन सा करना है कौन सा नहीं करेगा पूंजीवादी व्यवस्था में। लेकिन समाजवाद में क्या था, वो सारे शीघ्र ही कार्य हो जाते हैं। जो भी डिसाइड कर लिया केंद्रीय सरकार ने, जो डिसाइड कर लिया वो काम जल्दी से होगा और विकास जल्दी से होगा। इसके अवगुण क्या हुए? आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। आर्थिक तौर पर कोई धनवान होना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई अर्थ नहीं रहता। तुम चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा करूं, बड़ा करूं, बिल्कुल खत्म। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा, तुम किसी बड़े उद्योगों के मालिक तो बन ही नहीं सकते, वो तो सरकार ही है। तो तुम बड़ा पैसा भी, आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है, इच्छाएं भी। एक ही प्रकार की वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन, कि जो भी उत्पादन है, सरकार ने सोचा है कि सभी को इस तरह का टीवी मिलना चाहिए, तो वही टीवी सबको मिल रहा है ना, और उसका उत्पादन हो रहा है अधिक मात्रा में, लोगों को लेना भी पड़ेगा, इसलिए अधिक मात्रा में उसको कर रहा है। तो लोगों की अगर रुचि है कि मुझे भैया ये नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए जो है एलजी का, मुझे चाहिए फलाने का, तो वो तो खत्म है, क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं इस तरह की कंपनियाँ। तो इस प्रकार से इस तरह की तृप्ति उनकी पूरी नहीं होती और जीवन कैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है। आप चाहते हैं जो है कि मुझे कुछ ऐसा खाने को मिले, वो आजकल डोनाल्ड क्या 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 चला है ना, वो बहुत सारी चीज़ें, तो वैसा तो वहाँ पर होता ही नहीं है, सरकारी नियंत्रण है सब कुछ। तो इस प्रकार से वैरायटीज़ नहीं मिलती और इस प्रकार से जीवन निरस। फिर बंधा वेतन मिलता है, एक ही तरह का वेतन होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं है, समान तरह से बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन बंधा वेतन जब मिलता है, अगर मान लीजिए आपने कोई ज़्यादा काम कर दिया ना, ऐसा होता है ना कई बार, आपको जो है वो पैसे अधिक देता है मालिक, ज़्यादा काम कर दिया तो ले भैया, आज तुमने ज़्यादा काम किया तो ले। लेकिन वहाँ पर मालिक कौन है? सरकार है। तो सरकार जो है, आप चाहे कम करे ज़्यादा करे, जो है प्रोत्साहित राशि नहीं मिलती है, तो प्रोत्साहन, अधिक काम करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो इस प्रकार से कार्य कुशलता उससे कम होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप कार्य नहीं करेंगे और तभी पैसा मिलेगा, कार्य आपको करना, नज़र रखते हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन आप में कौशल अधिक है तो उस कौशल का कोई फायदा नहीं है। उपभोगियों की इच्छाओं की अवहेलना, उपभोगियों की इच्छाओं की अवहेलना, कि मेरी इच्छा है कि मैं भाई ये ना खाकर कोई और दूसरी चीज़ खाऊं, तो उसका उत्पादन ही नहीं, तो खाएंगे कहाँ से? तो इस प्रकार से अवहेलना होती है। फिर मेहनत करने की लगन जो है कम हो जाती है, कि एक ही तरह का वेतन पता है मुझे यही मिलेगा, तो मेहनत करने की जो लगन है वो ही खत्म हो जाती। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि समाजवादी जो प्रणाली है वो आर्थिक विकास, समानता और स्थिरता जैसे उद्देश्यों को तो पूर्ति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वर्ग भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में निजी उद्यम और प्रेरणा का जो अंत हो जाता है, कोई निजी उद्योग नहीं होते हैं, और प्रेरणा के मुझे और करना है उस तरह का खत्म हो जाता है। तो चलिए अब इस अंतिम जो है वीडियो थी, इसलिए जो अभी हमने पढ़ा उसका भी मैं जो है आपका छोटा सा इम्तिहान ले लेता हूं कि आपने अभी तक याद रहा या रखा। पहला, माओ त्से तुंग को आधुनिक चीन का क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही कहा, निर्माता कहा जाता है। दूसरा, माओ वाशिंगटन, रूसो और एक नाम और था नेपोलियन, बिल्कुल सही कहा, उनसे प्रभावित है। तीसरा, 1949 ईस्वी में डैश को चीन से भागकर डैश में शरण लेनी पड़ी और 1949 ईस्वी में चीनी गणराज्य का, तो 1949 ईस्वी में डैश को चीन से भागकर, बताना है आपको किसको, तो वो थे चियांग काई शेक, भागना पड़ा था 1949 की क्रांति, क्योंकि माओ त्से तुंग ने तो डैश में शरण कहाँ चले गए थे? फार्मोसा द्वीप, कहाँ चले गए थे? फार्मोसा द्वीप 1949 ईस्वी में। और चीन गणराज्य के अध्यक्ष कौन बने यहाँ पर? वो थे माओ त्से तुंग। चौथा ये रहा, डैश ईस्वी में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना जो है वो की गई, पीपल्स 1950 ईस्वी में, बिल्कुल सही कहा। पांचवा ये रहा, इस संविधान को 20 सितंबर डैश ईस्वी में लागू किया गया, कब? 1954 ईस्वी को लागू किया गया, और इसमें डैश अध्याय और डैश धाराएं थी। उस संविधान में कितने अध्याय थे? 4 अध्याय थे और 106 धाराएं थी।
छठा ये रहा, माओ ने 1966 ईस्वी में डैश सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था, और ये क्या थी, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। सातवां, यह व्यवस्था डैश ईस्वी में माओ त्से तुंग की मृत्यु तक जारी रही। सर्वहारा सांस्कृतिक जो है कब तक रही है, उनकी मृत्यु कब हुई, 1976 ईस्वी तक। आठवां, 4 मई आंदोलन की डैश वर्षवीं गांठ, कितनी वर्षीय गांठ थी, जब जो है फिर से उसी चौक के ऊपर जो है आंदोलन किया था छात्रों ने। दो कौन सी थी बताएं फटाफट करके, 17वीं, और चौक का नाम था तियानमेन। क्या नाम था, तियानमेन। और अंतिम 9वां यह है, समाजवाद किसी भी समाज में आर्थिक प्रणाली का वह रूप होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का मतलब राज्य का अधिकार होता है। समाज का मतलब वह राज्य, याद रखना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने अंतिम जो चैप्टर पढ़ा उसको भी अच्छे से पढ़ा। इसी तरह से अपने भविष्य को अच्छा बनाइए, खूब पढ़िए, डट के पढ़िए। थैंक यू जो आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।